Hello, dear students. A very good afternoon to one and all. Today, we are going to start a new unit from our paper Plant Physiology, and that is the unit number 3, nutrient uptake. So, how nutrients are uptaken by the plants, that will be studied in upcoming lectures. तो इसमें क्या आता है, तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं. इंट्रोडक्शन है, सॉइल एज ए न्यूट्रिएंट रिजर्वायर है, एंड टाइप्स ऑफ एब्सॉर्प्शन. उसमें 2 टाइप्स है, पैसिव एंड एक्टिव एब्सॉर्प्शन. सो छोटी यूनिट है, तो जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगी हमारी यूनिट. तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट अस मूव फॉरवर्डली. सो we will start with the soil as a nutrient reservoir. तो सॉइल एक न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर है. सॉरी. तो सॉइल एक न्यूट्रिएंट का स्रोत है, भंडार है न्यूट्रिएंट्स का. कैसे है देखते हैं. सो दिस सॉइल प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. तो सॉइल पता है हम लोगों को, खेती बाड़ी करते हैं हम लोग. तो सॉइल में न्यूट्रिएंट होने की वजह से ही प्लांट जिंदा रह पाते हैं. तो प्लांट एब्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, और दे आर स्पेंडिंग देयर लाइफ देयर. सो सॉइल प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट. तो सॉइल क्या करता है, तो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. किसको? प्लांट्स को. सो टू द प्लांट्स एंड डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो प्लांट्स भी हैं एंड डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, तो उनको भी ये सॉइल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है. एंड सो फॉर कॉल्ड न्यूट्रिएंट रिजर्वायर. इसी की वजह से इसको, सॉइल को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट. सॉइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. तो अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ है सॉइल, विच आर वर्किंग एज न्यूट्रिएंट प्रोवाइडर्स. तो वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं. सो soil that is made up of different components which are working as nutrient providers, and each one is playing specific role in fulfilling the nutritional requirements of the plants. तो हर एक एलिमेंट या फिर हर एक चीज़ का जो कुछ भी सॉइल में एज अ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, तो उसका कुछ तो अलग अलग रोल है. तो देखते हैं कुछ रोल्स या फिर कंपोनेंट्स. सो सॉइल में होता क्या है, एक तो मिनरल कंपोनेंट्स होते हैं. सो सॉइल बनी होती है रॉक की वजह से. तो रॉक का विदरिंग होता है और फिर सॉइल बनती है. ये हम लोगों को पता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. तो रॉक से सॉइल बनती है. इसी की वजह से, जैसे कि रॉक मिनरल से बना है, तो सॉइल में भी बहुत सारे मिनरल्स होंगे. सो मिनरल कंपोनेंट्स आर आल्सो देयर. मिनरल कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर डेराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट रॉक्स. तो रॉक से आते हैं ये मिनरल कंपोनेंट्स. मिनरल्स इन द सॉइल रिप्रेजेंट 90% ऑफ द टोटल वेट ऑफ सॉइल. तो लगभग 90% जो सॉइल का वेट है वो इसकी वजह से है, मिनरल कंपोनेंट्स की वजह. Important elements which are formed in compound state are कार्बन, हाइड्रोजन, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो ऐसा, CHO. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका, फेरस यानी कि आयरन, एल्यूमिनियम और बहुत सारे एलिमेंट्स है. In soil, nitrogen is coming from atmosphere to form nitrogenous salt. तो पता है हम लोगों को कि नाइट्रोजन कहाँ से आता है. तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होती है. तो अलग अलग तरीके के नाइट्रोजन फिक्सेशंस होती है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर से सॉइल में आ जाता है. सॉइल में आने के बाद इस नाइट्रोजन के बनते हैं नाइट्रोजनस सॉल्ट्स. सो नाइट्रोजन इस तरीके से पाया जाता है. दूसरा होता है ऑर्गेनिक मैटर या फिर ह्यूमस भी कहते हैं.
तो सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसी को ह्यूमस कहते हैं। थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है ह्यूमस। ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ह्यूमस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग, तो उसको समझ लीजिए। सो सॉइल आल्सो कंटेन्स ऑर्गेनिक रेसिड्यूज derived from dead remains of plants and animals। सो सॉइल में ये लोग भी होते हैं। कौन से लोग? तो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ये डेड रिमेन्स भी होते हैं सॉइल में। ह्यूमस दैट इज एन अमॉर्फस। अमॉर्फस मीन्स जो आपका आटे जैसा होता है। आटा, मराठी में पीठ कहते हो आप लोग, जिससे चपाती वगैरह बनती है, जो जो आटा वाला नेचर है उसका अमॉर्फस कहते हैं, पाउडरी फॉर्म। सो ह्यूमस इज एन अमॉर्फस एंड अ कोलॉइडल मिक्सचर। कोलॉइडल है, सो दैट इज मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, उनका वो कोलॉइडल अमॉर्फस मिक्सचर है। इट इज मेड अप ऑफ ह्यूमिक सब्सटेंसेस एंड नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस। तो ह्यूमस में ह्यूमिक सब्सटेंसेस भी होते हैं और नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस भी होती है। ह्यूमस इज रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, एंड दैट एक्सेलरेट्स ग्रोथ पैरामीटर्स इन द प्लांट। तो वो प्लांट की ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। तो ये तो देख लिया हमने। अब देखते हैं सॉइल एटमॉस्फेयर। तो ये सॉइल एज ए न्यूट्रिएंट रिजर्वायर देख रहे थे हम लोग। उसमें हमने पहला मिनरल कंपोनेंट्स देखा, उसके बाद में ऑर्गेनिक मैटर देखा, यानी कि ह्यूमस। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ऐसे ही लिखिए। सॉइल एटमॉस्फेयर है, तो सॉइल को कुछ तो एटमॉस्फेयर है, सॉइल के अंदर भी कुछ तो एयर है, सॉइल के बाहर भी सरफेस के ऊपर एयर है। so that totally forming soil atmosphere। the spaces between soil particles। तो अगर आप लोग सॉइल पार्टिकल का अरेंजमेंट देख लो, तो ये दो सॉइल पार्टिकल के बीच में कुछ तो स्पेसेस बचती है। यहाँ पे ये स्पेस है, ये स्पेस है। तो ये जहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड रेड कर रहा हूँ, डार्क रेड, तो वो स्पेसेस बचती है सॉइल पार्टिकल्स में। सो दीज स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स एंड सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो सॉइल में ऑर्गेनिजम्स भी रहती है, पार्टिकल के बीच में भी स्पेसेस है, आर कॉल्ड पोर स्पेसेस। तो इनको पोर स्पेसेस कहा जाता है। दिज आर फिल्ड विथ मॉइस्चर। ये पोर स्पेसेस जो होती है ये मॉइस्चर से भरी हुई होती है, एंड एयर। तो एयर एंड मॉइस्चर इज देयर इन दैट स्पेसेस विच फॉर्म हाफ ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इनके वजह से सॉइल का आधा वॉल्यूम बनता है। तो किससे? तो एटमॉस्फेयर से, यानी कि स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स एंड सॉइल ऑर्गेनिजम्स। जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में। इन क्रॉप कल्टिवेटेड सॉइल एटमॉस्फेयर शो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कल्टिवेटेड सॉइल जो होगी आपकी खेती बाड़ी वाली सॉइल, तो उसमें ज़्यादा CO2 दिखता है। सॉइल में CO2 ज़्यादा पाया जाता है। सो सॉइल एटमॉस्फेयर शो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज वाई? ड्यू टू रेस्पिरेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो CO2 हाई होगा, O2 यानी कि ऑक्सीजन लो होगा बिकॉज ऑफ रूट रिस्पिरेशन। तो रूट के रिस्पिरेशन की वजह से जमीन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा दिखती है और ऑक्सीजन कम दिखता है। सॉरी। टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉइल एयर। सॉइल में जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एयर एक्सपांड हो जाएगा, कम टेम्परेचर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये तो बच्चों वाली प्रॉपर्टी। Rainfall is also affecting the soil atmosphere and functional area of nutrient absorption in plant। तो रेनफॉल की वजह से भी ये एटमॉस्फेयर में बदल हो सकता है।
बदलाव आ सकता है। एंड फंक्शनल एरिया ऑफ न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन, जो फंक्शनल एरिया है वो चेंज हो सकता है, अब्सॉर्प्शन का जो एरिया है वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल वाटर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये हालांकि हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हैं अभी, तो समझ के लीजिए टॉपिक को और उसी तरह से लिखना है। अगर आपका थियरी एग्ज़ाम होता भी है तो ये इससे क्वेश्चंस आते ही है, क्योंकि ये छोटा सा यूनिट है। तो इसमें से डाला क्या जाए तो यह डालते, एक्सप्लेन सॉइल एज ए न्यूट्रिएंट रिजर्वायर, राइट नोट ऑन सॉइल एज ए न्यूट्रिएंट रिजर्वायर, ऐसा सीधा नोट लिखने के लिए बोलते हैं। देखेंगे आपका एग्ज़ाम कैसे होता है, एमसीक्यू टाइप का होता है या फिर एमसीक्यू के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। सो सॉइल वाटर इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ प्लांट लाइफ एंड इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल ओनली। तो आपको पता है कि प्लांट कहाँ से वाटर एब्सॉर्ब करता है, तो वो सॉइल से एब्सॉर्ब करता है। हवा में से एब्सॉर्प्शन नहीं होता है वाटर का, एक्सेप्ट फॉर दैट ऑर्किड्स या फिर कोई इपिफाइटिक प्लांट है तो उसके रूट्स मॉइस्चर एब्सॉर्ब करते हैं हवा से, तो वो सॉइल में नहीं रहते ज़्यादा तौर पे। सिंस वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉइल, एक्चुअली सॉइल टेक्सचर इज डिटरमाइनिंग द वाटर वुड बी एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट और नॉट। तो वाटर तो प्रेजेंट है सॉइल में, लेकिन डिटरमाइन कौन करेगा कि प्लांट ये वाटर एब्सॉर्ब करेगा या नहीं करेगा? जो सॉइल टेक्सचर है वो डिटरमाइन करेगा। सॉइल किस तरह की है, उसमें पानी कितना भी हो, लेकिन ये पानी एब्सॉर्ब होगा या नहीं होगा बाय द प्लांट, ये डिटरमाइन करता है सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर डिटरमाइन करेगा सॉइल टेक्सचर कैसा है, किस तरह की सॉइल है वो डिटरमाइन करेगा। सो सॉइल वाटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। जो सॉइल वाटर होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, उसमें से सिर्फ एक तरीके का वाटर प्लांट को अवेलेबल होता है। अभी कह देता हूँ, सिर्फ एक तरीके का वाटर है, उसको कहते हैं कैपिलरी वाटर। आता है एमसीक्यू में क्वेश्चन। सो कैपिलरी वाटर जो होगा वही सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, वही रेडिली एब्सॉर्बेबल है प्लांट के लिए। देखते हैं धीरे धीरे। तो फर्स्ट वन इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सो वाटर विच इज एडसॉर्ब्ड, नॉट एब्सॉर्ब्ड, एडसॉर्ब्ड क्या है, एडसॉर्ब्ड। एडसॉर्प्शन का मतलब गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा, ये बच्चों वाली बातें हैं। वाटर इज एडसॉर्ब्ड, हाइग्रोस्कोपिक वाटर दैट इज एडसॉर्ब्ड ऑन सॉइल पार्टिकल्स, जो सॉइल पार्टिकल होंगी उनके ऊपर इकट्ठा होगा ये वाटर, एंड रिमेन्स फर्मली अटैच्ड टू सॉइल पार्टिकल्स। तो ये सॉइल पार्टिकल को फर्मली टाइटली अटैच रहता है, सो इट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो इसी वजह से उसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एब्सॉर्प्शन बाय द प्लांट्स, तो ये प्लांट के काम नहीं आता है एब्सॉर्प्शन के लिए हाइग्रोस्कोपिक वाटर। दूसरा वाटर होता है कैपिलरी वाटर, दैट इज द वाटर प्रेजेंट इन नैरो कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय सॉइल पार्टिकल्स। तो सॉइल पार्टिकल का जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, तो उसके वजह से यहाँ पे कैपिलरीज तैयार होती है। ये पीले कलर से दिखा रहा हूँ मैं हाईलाइट करके। तो ये कैपिलरी जैसा स्ट्रक्चर बनता है, छोटी वाली पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो इसमें वाटर रहता है। ये जो रेड कलर से दिखाया हुआ है ये सॉइल पार्टिकल्स है। तो ड्यू टू स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ दिस सॉइल पार्टिकल्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरीज, नैरो कैपिलरीज फॉर्म बाय सॉइल पार्टिकल्स। इसमें वाटर रहता है जाके, तो उसको कैपिलरी वाटर कहते हैं, सिंपल है। सो दिस वाटर इज रेडिली अवेलेबल फॉर द प्लांट्स फॉर एब्सॉर्प्शन। तो प्लांट को एब्सॉर्प्शन करने के लिए ये रेडिली अवेलेबल है।
नेक्स्ट टू दैट इज ग्रेविटेशनल वाटर, ये भी अवेलेबल नहीं होता है प्लांट को. सो वाटर परकोलेट डीप इनटू द सॉइल, तो सॉइल में डीपली परकोलेट होता है. तो नीचे 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 जाएगा वाटर, जमीन के अंदर 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 तक, जहाँ तक रूट्स भी नहीं जाती है. सो वाटर परकोलेट डीप इनटू द सॉइल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे नीचे चला जाएगा पानी, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर. इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स. नेक्स्ट टू दैट इज केमिकली बाउंड वाटर, तो केमिकल्स को बाइंड हुआ वाटर है, तो वो केमिकल के साथ जुड़ गया है वाटर, तो वो भी प्लांट के काम नहीं आता है. वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, तो केमिकल्स है, जो कुछ भी हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होंगे ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एल्यूमिनियम के होंगे, आयरन के होंगे, मैग्नीशियम के होंगे, जो कुछ भी होगा. सो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड वाटर इज बाउंड टू दैट वाटर इज नोन एज chemically bound water. It is not available for the plants because it is chemically bound. It is bound to chemical. प्लांट को केमिकल नहीं चाहिए, प्लांट को वाटर चाहिए. तो ये केमिकल अगर ले लेगा तो आप कहोगे कि सर ये केमिकल ले लो, वाटर भी अंदर आ जाएगा, लेकिन इसका टॉक्सिसिटी होता है, जो मिनरल ज़्यादा हो जाएंगे, ये जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स है ये अगर प्लांट में ज़्यादा हो जाएंगे तो वो उसका टॉक्सिसिटी होता है. टॉक्सिसिटी की वजह से प्लांट मर सकता है, तो ये वाटर अंदर नहीं लिया जाता है. सो दैट इज एक्चुअली नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स वाई फॉर एब्सॉर्प्शन. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट कमिंग इज सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो सॉइल में ये भी लोग हैं, दैट इज सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में. तो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. द डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो ये क्या काम करते हैं, जो डेड मैटर होगा ऑर्गेनिक तरीके का, तो उसको ये डिकम्पोज कर देंगे. तो ये डिकम्पोज होने लगता है ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीज प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो उसकी वजह से प्लांट न्यूट्रिएंट इंक्रीज होते हैं इन अवेलेबल फॉर्म्स विच वुड बी अवेलेबल फॉर द प्लांट. अगर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तभी जाके ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को अवेलेबल होते हैं. आप खाद बनवाते हो, अलग अलग तरीके का खाद होता है. सो दे ब्रिंग अबाउट एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो ब्रिंगिंग अबाउट द एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल, जो कुछ भी सॉइल पार्टिकल्स है उनका एग्रीगेशन भी करवाते हैं. ये एक है पॉइंट. दूसरा होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो वो नाइट्रोजन का भी फिक्सेशन करवाते हैं सॉइल में, तो नाइट्रोजन भी आ जाएगा उसमें. प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग सब्सटेंसेस, जो कुछ भी ग्रोथ स्टिमुलेटिंग सब्सटेंसेस होंगी, अलग अलग तरीके के हार्मोन्स भी हो सकते हैं, तो उसका भी प्रोडक्शन करते हैं. और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो कुछ भी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड देयर बाय हेल्प इन न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, और ये इस तरह से न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं. तो ये था सॉइल एज ए न्यूट्रिएंट रिजर्वायर के बारे में. बाकी का हम अगली वाले लेक्चर में पढ़ेंगे. तो थैंक यू वन एंड ऑल.